गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। आज की क्लास में हम टीआईपी के ऊपर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 7 और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 में डील होता था, उससे डील करने वाले हैं। देखिए होता क्या है कि एक्चुअली सबसे पहले ना मेंस का जब टाइम आएगा ना, तो प्री में तो आपको मे भी ये चीज़ आती हो, मेंस में इसका क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर आ सकता है, आपको आंसर कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग का एक पार्ट होने वाला है। हम मेंस का एक आंसर दिखाने वाली हूँ मैं आपको मॉडल, कि आप कैसे मेंस के अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए। आप एक 15 नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखिए। अगर छोटा क्वेश्चन आ जाता है तो कम पॉइंट, जो भी पॉइंट आपसे पूछा गया उनसे डील कर लीजिएगा। बड़ा केस आ जाता है तो आपको सब चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता देती हूँ जिसमें सारे मैंने फैक्ट्स इन्वॉल्व करने की कोशिश किए हैं। बट आपका क्वेश्चन जैसे आए, जैसे एविडेंट्री वैल्यू पूछा आपसे टीआईपी का, तो सिर्फ आप एविडेंट्री वैल्यू के बारे में लिखिए, थोड़ा बहुत बता दीजिए सेक्शन कौन सा है, कहाँ रेलेवेंट है, इसका मतलब क्या होता है, ये सब। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आता है कि आपके सामने एक डकॉइट है, उसको प्रेजेंट किया गया है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। तो आपको इंक्वेस्ट होल्ड करने के लिए बोला गया है। तो आप इस एप्लीकेशन को कैसे डील करेंगे। ये बेसिकली प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछ लिया, लेकिन मोटा मोटी आपसे क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, आपने पूछना चाह रहा है टीआईपी क्या होती है और कैसे कंडक्ट करनी है। ठीक है, सिंपल। तो चलिए देखिए, जब भी टीआईपी का क्वेश्चन आएगा, अगर बेसिक टीआईपी के बारे में पूछा गया, जैसे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि टीआईपी करानी कैसे है, कैसे होल्ड होगी, किन केसेस में होगी। ठीक है, तो उसमें हम क्या क्या फैक्ट्स डालेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है, दो एक लाइन में ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि सेक्शन 7 में दिया गया आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश कर देना किसी पर्सन का या किसी भी चीज़ का, ये टीआईपी होता है। क्या सिर्फ इतने में हमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे? हमें कंक्लूड आंसर लिखना पड़ेगा, उसमें सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी कंसाइज वे में। तो हम क्या बताएंगे, सबसे पहले टीआईपी होती क्या है, कौन करता है, कौन से सेक्शन में रेलेवेंट है, 3 चीज़ें बता दोगे। उसके बाद बताओगे कब टीआईपी करी जा सकती है, कौन करवाता है। फिर एक अलग से क्वेश्चन बनाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कोरोबरेटिव वैल्यू, कॉन्ट्राडिक्टरी वैल्यू, वो एक अलग सेशन में डील करेंगे। इसमें फिर आगे हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कितना पार्ट टीआईपी का कैसे रेलेवेंट होगा। ठीक है, और कब करवानी ज़रूरी है, कब कंपल्शन है, कब नहीं करवानी ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को मगअप करते हुए हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए, सेक्शन 7 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील करता है किससे, टीआईपी से। अब टीआईपी किसका होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग और पर्सन। आइडेंटिफिकेशन जो टीआईपी होता है, जहाँ जो भी रेलेवेंट है उस चीज़ से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड, उनका टीआईपी होता है। फॉर एग्जांपल मुझे यह हो सकता है कि किसी केस में ये बंदूक से मर्डर हुआ था, तो कोई विटनेस आके उस बंदूक को पहचान ले कि हाँ ये वही बंदूक है, मैंने देखा था, या उसको पिक्चर दिखा दे या सीसीटीवी से उसको कोरिलेट करवा दे, देखो सर यही वाली बंदूक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनीथिंग और पर्सन भी हो सकता है। पर्सन की आइडेंटिफिकेशन कैसी, फॉर एग्जाम्पल जब मर्डर सीन हो रहा था, अक्यूज ने झरोखे में से देखा कि वो आदमी मार रहा है, जो विक्टिम है, वो विटनेस है, वो आके कोर्ट में बोले कि हाँ क्या ये वही आदमी है। या प्रोसिक्यूशन को मतलब जो टीआईपी करवाई जा रही है, 10 लोगों को एक साथ खड़ा कराया जा रहा है, वहाँ वो पहचान ले कि हाँ ये वही आदमी है, तो उसको टीआईपी कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन कहेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन डील करने से पहले मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि टीआईपी, हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट हो जिनको बिल्कुल ही नहीं पता कि होती क्या है। टीआईपी देखिए बेसिकली कराता कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कराता है, किसके ऑर्डर पे, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे। ठीक है, रिक्वेस्ट करते हैं मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट के सामने होती है। होता कैसे है, 10 अक्यूज को खड़ा कर दिया जाएगा लाइन में। ठीक है, और पूछा जाएगा विटनेस से जिसने पहले उस ऑफेंस में उस अक्यूज को देखा था कि इनमें से कौन है। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के कुछ रूल होते हैं बेसिक, कि आप एक से कदकाठी के लोगों को लाओगे, एक से हुलिये के आदमी को लाओगे, ये नहीं कि अक्यूज दाढ़ी वाला है बाकी सब क्लीन शेव कर दिए। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन डायरेक्ट हिंट दे रहा है विटनेस को, तो ऐसा नहीं करा जाता कभी भी। तो ठीक है, बेसिक रूल को फॉलो करते हुए उनके कुछ एक, जैसे कि होता है ना, अगर मान लो 5 फीट का आदमी था तो
जितने भी अक्यूज अगर एक साथ लाइन में खड़े किए जाएंगे, जिनको पहचानना है विटनेस को, कोशिश करेंगे सिमिलैरिटी से कद काठी के, क्योंकि इसकी कोरोबरेटिव वैल्यू होती है आगे ट्रायल में। खाली यहाँ आइडेंटिफिकेशन करा लेने की कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कर भी देगा विटनेस, अगर वो कोरिलेट ना करा ट्रायल के टाइम पे, तो उसकी क्या वैल्यू होगी? ज़ीरो। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे आपको भी पता है जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो कुछ भी रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर वो ट्रायल स्टेज पे कोरिलेट नहीं करेगा तो। अच्छा, तो अब ये करानी क्यों ज़रूरी है इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे? एक्चुअली होता क्या है, ट्रायल बहुत लंबे समय तक चलता है। हो सकता है 2 साल निकल जाएं, 3 साल निकल जाएं, 4 साल निकल जाए, तो मेमोरी फेड हो जाएगी। बाद में तो आप अक्यूज को वैसे भी नहीं पहचान पाओगे। दूसरी चीज़ एक और होती है कि आइडेंटिफिकेशन पीरियड हमेशा उन केसेस में कराया जाता है जहाँ पे विटनेस अक्यूज को पहले से नहीं जानता। ठीक है, तभी तो वो आके पहचानेगा ना। अगर वो उसकी जानकार है कि मैंने देखा है कि कौन मेरी फ्रेंड ने ही मर्डर किया है, तो आइडेंटिफिकेशन कराने की ज़रूरत क्या है? मैं सीधा ही बोलूँगी ना कि मेरी फ्रेंड ने मर्डर किया है। तो कब कराई जाती है? जब विटनेस और अक्यूज दोनों एक दूसरे को ना जानते हो, या फिर अक्यूज की आइडेंटिटी रिवील ना हुई हो। अगर किसी केस में अक्यूज की होता नहीं है, जब भी आपने देखा होगा, जब भी केसेस आते हैं टीवी पे, ट्रायल चलता है, तो उनको एक ब्लैक कलर का कपड़ा पहना के बैठाया जाता है, उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती। विटनेस आके उनको पहचानते हैं, हाँ यही मर्डरर था, तभी वो आगे जाके कोरिलेट करेगा। अगर पहले ही आइडेंटिटी रिवील हो गई तो टीआईपी कराने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक बातें। ठीक है, अब जो आइडेंटिफिकेशन कराना है, अब वो करवाओगे कैसे? डिस्प्रूव या प्रूव कराया जा सकता है टेस्टिमनी से, ओपिनियन से। ठीक है, हो सकता है कि पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, रेजिडेंस के साथ, ऑक्यूपेशन के साथ, या फैमिली रिलेशन के साथ भी हम आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करवा दें। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी केस में अक्यूज ने देखा था कि पर्टिकुलर एक होकर था, मतलब रेहड़ी वाला जा रहा था, उसने क्राइम किया है। तो अगर वो इतना हिंट दे देता है तो हम सीसीटीवी से निकालते हैं उस समय वहां से कितने रेहड़ी वाले निकले थे, तो ये उसके ऑक्यूपेशन से हमने उसकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करवा दी। ठीक है, ऐसे ही फैमिली रिलेशन से भी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कराई जा सकती है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स से भी उसकी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे हमने किसी पर्सन के, मतलब विटनेस ने देखा था कि जो पर्सन है वो एक अलग तरीके से चल रहा था, मे बी उसके पैर में प्रॉब्लम थी कुछ, तो इस तरीके से वो बताएगा कि जो अक्यूज था वो नॉर्मल आदमी नहीं था, उसके पैर में दिक्कत थी और वो ऐसे चल रहा था। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ऐसी थी जो विटनेस ने एस्टैब्लिश कर दी, तो उससे आइडेंटिटी किसी पर्सन की एस्टैब्लिश हो गई, रिलेट कर गया ना वो क्राइम से। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन रिलेट करवाया जा सकता है। ये एक पैरा बना देंगे मोटा मोटी, फिर हम बताएंगे कि ये रेलेवेंसी कहाँ दी गई है, सेक्शन 7 में दी गई है। आइडेंटिफिकेशन पैरेड इज अ टेस्ट ऑफ एलिमिनेटिंग फॉल्स असर्शन और गार्ड अगेंस्ट होनेस्ट मिस्टेक आइडेंटिटी ऑफ ए विटनेस। ठीक है, किस चीज़ के लिए कराया जा सकता है कि कोई झूठ ना बोले, हाँ इस आदमी ने मर्डर किया था, या फिर एक ऑनेस्ट मिस्टेक हो सकती है विक्टिम विटनेस से। अगर मोस्ट लंबा ट्रायल चला तो उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए, उस डर को निकालने के लिए हम फेयर टेस्ट ऑफ एलिसिडेशन करा देते हैं कि सबको निकाल दो, ये पर्सन ने क्राइम किया, अगर वो उनमें से पहचान लेता है तो एलिमिनेट कर दिया ना हमने बाकी सबको। 10 लोगों को खड़ा किया गया था, एक पर्टिकुलर पर्सन को मैंने बता दिया कि इसको ये वही है जिसने क्राइम किया है। ठीक है, हम दूसरे केस का रेलेवेंस दे सकते हैं यहाँ पे। इन सुरेश चंद्र बिहारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में क्या ऐड किया गया था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अक्यूज बाय द विटनेस इन ए कोर्ट इज सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो ये क्या हम बता रहे हैं? हम बता रहे हैं यहाँ पर एविडेंटरी वैल्यू की, एविडेंट टीआईपी की वैल्यू क्या है? ये एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है, इसके बेस पे भी conviction हो सकता है। This is enough for the conviction. But the accused is not known previous by the witness. The test identification parade must be held at earliest possible opportunity. कब करानी चाहिए? अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे। अगर विटनेस ने कब कराई जाएगी और
वो प्रीवियसली नोन नहीं है विटनेस का, ठीक है। However, when the accused had been seen by the witness at the different point of time or place, then TIP is not necessary. अब मैंने यह पॉइंट आपको पहले ही बता दिया था कि अगर विटनेस ने अक्यूज को पहले ही कहीं देख लिया, फॉर एग्जांपल मीडिया ट्रायल चल रहा था, वहाँ पे पहले ही आइडेंटिटी रिवील कर दी अक्यूज की, या कहीं उसने पहले कोर्ट में आ जाते निकलते उसको देख लिया, तो टीआईपी कराने का फिर ऑब्जेक्ट क्या रह जाएगा। इसीलिए कहते हैं अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जैसे ही अरेस्ट करो तुरंत प्रबंध करो टीआईपी कराने का, अगर विटनेस अक्यूज को नहीं जानता तो। फिर सो आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी व्हेन अक्यूज नेम इज नॉट मेंशन इन एफआईआर और नॉट डिस्क्रिप्शन इन गिवन स्टेटमेंट बाय द विटनेस, इट इज शोन अक्यूज इज नॉट नोन प्रीवियसली टू द विटनेस, देन इन सच केसेस order to bring corroborative evidence, the test identification should be conducted by the investigating officer. टेस्ट टीआईपी कराता कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कराता है immediately after the arrest, ठीक है। अगर वो नहीं जानता और एफआईआर में डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था, नाम नहीं दिया गया था, तो तुरंत जैसे ही अरेस्ट होगा टीआईपी कराने का प्रबंध करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ठीक है। दो स्टेज में होती है, एक बार इन्वेस्टिगेटिंग के टाइम पे होती है, एक बार कोर्ट में वो उस चीज़ को कंफर्म करता है, पहचानता है, तब उसकी वैल्यू बन जाती है, ठीक है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस लेखराज का केस है, इसमें क्या कहा गया था, द अब्सेंस ऑफ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नॉट फेटल, द अक्यूज इज नॉट नॉन, ठीक है। अगर मान लो टीआईपी नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि अक्यूज उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं था, या विटनेस या प्रोसिक्यूशन मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये उसकी वैल्यू के बारे में हमने थोड़े से एडअप किए हैं पॉइंट। आइडेंटिफिकेशन में नॉट ऑल्सो नॉट नेसेसरी इन द केस, हाँ कब ज़रूरी नहीं है, ये मैं अब उन पॉइंट्स पे आ गई हूँ। जैसे ये पॉइंट हम रख सकते हैं कि कब ज़रूरी नहीं है, और आइडेंटिफिकेशन पीरियड जब भी ज़रूरी नहीं है, जब जो अक्यूज है उसको एट स्पॉट आपने अरेस्ट कर लिया, क्राइम हुआ वहीं अक्यूज को पकड़ लिया, तो अब आइडेंटिफिकेशन क्या करवाओगे, यही है अक्यूज जो भी है, रेड आइडेंटिटी पकड़ा गया है, तो क्या क्या आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करानी। दूसरा, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम द पुलिस एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड आइडेंटिफिकेशन परेड फॉर द पर्पस enabling the witness to identify the person alleged to have committed the offense, particularly when such person not previously known to the witness to the informant। जो भी इंफॉर्मेंट है या विटनेस है उसका अगर प्रीवियसली नोन नहीं है, वो नहीं जानता था पहले उस आदमी को, उसने बाई चांस झरोखे में से देखा, वहाँ आइडेंटिफिकेशन परेड कराना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये आ जाता है, ये जो पूरा पैरा दिया है ना मैंने, ये दिया गया है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। तो देखिए जब भी आप किसी क्वेश्चन से डील करें ना, उसको एक फ्लो के साथ बनाइए। जैसे पहले आप उसका, जैसे मैंने क्या किया है, पहले टीआईपी होती क्या है उसका इंट्रोडक्शन दिया, कहाँ रेलेवेंट है वो बताया, मीनिंग बताया कैसे की जाएगी, फिर मैंने बताया उसकी वैल्यू, एस्टेब्लिशमेंट, कब कराना है, कौन कराएगा, एज सुन एज पॉसिबल बतानी है, फिर मैंने बताया कब नहीं करानी ज़रूरी। अब मैं बता रही हूँ ऑब्जेक्ट क्या है। टीआईपी कराने का मेन बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, दो पर्पस होते हैं। पहला, विटनेस सेटिस्फाई हो जाए कि जो मैं जिस चीज़ के लिए कमीशन ऑफ क्राइम के लिए गवाही देने वाला हूँ ये उसी अक्यूज से रिलेटेड है। दूसरी, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी एस्टेब्लिश हो जाए कि क्या हमने रियल पर्सन के ऊपर हम पूरा प्रोसेस चला रहे हैं जिसको विटनेस ने देखा था ऑफेंस होते हुए। तो दो तरीके से ये प्रिकॉशंस जारी करता है। दूसरी बात है, ये टीआईपी हमेशा प्रिकॉशंस में की जाती है। जब हम पढ़ते हैं एक लाइन बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। प्रोसीजरल लॉ हमेशा नौकर होगा सब्सटेंटिव लॉ का, ठीक है। तो सब्सटेंटिव लॉ में जो भी बातें दी गई हैं प्रोसीजर उसको फॉलो करेगा, तो प्रिकॉशंस के साथ टीआईपी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीआईपी कर ली अपने आप में एस्टेब्लिश हो गया, कंप्लीट फैक्ट हो गया, ठीक है। चंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है, इसको मैंने डील किया गया। इसमें क्या कहा गया कि आइडेंटिफिकेशन बाय द विटनेस परेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन सर्व द कोरोबरेट एविडेंस विटनेस इन द कोर्ट। अब ये पैरा मैंने क्यों ऐड किया, समझ में आ गया आपको, ये मैंने किया वैल्यू के बारे में
कि टीआईपी क्या रोल प्ले करता है। टीआईपी रोल प्ले करेगा कोरोबरेशन का। कहाँ पर? ट्रायल की स्टेज पर। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने न्यू स्टूडेंट हैं जिनको कोरोबरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब नहीं पता। कोरोबरेशन का मतलब होता है जो आप इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे या फिर जो आपने पहले बातें बोली है ट्रायल स्टेज पे, आप उससे मिलती जुलती बातें बोल रहे हो, सेम बातें बोल रहे हो। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? पहले आपने कुछ बात बोली थी, अब उससे उलट कुछ बात बोल दी है। तो टीआईपी कोरोबरेशन का रोल प्ले करता है, कॉन्ट्राडिक्शन में काम नहीं आता है, ठीक है। बट वैल्यू ऑफ सच corroborating evidence depend upon the precaution exercised by the magistrate while holding the identification period. बट इसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रांग होगी जितना मजिस्ट्रेट ने उसको प्रिकॉशनरी उसको लिया होगा, ठीक है। एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस द पेरियड शुड बी हेल्ड एज अर्ली एज, मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर करोगे तभी वो काम की है, क्योंकि फिर उसके सैंटिटी पे क्वेश्चन उठ जाते हैं। हो सकता है अब अगर मान लीजिए एक केस में आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करवा लिया था, आपने प्रॉपर आइडेंटिटी भी एस्टेब्लिश कर दी थी, लेकिन डिफेंस ने अगर कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्ट कर दिया या कोई क्वेश्चन रेज कर दिया कि विटनेस पहले से जानता था प्रोसिक्यूशन को, या विटनेस ने पहले से देख लिया था, उसने मालाफाइड इंटेंशन के साथ आइडेंटिफिकेशन किया था, तो ये ऑब्जेक्शन एक वैलिड ऑब्जेक्शन होगा अगर आपने डिले किया है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए टीआईपी कराई जाती है। एक बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखा दिया है किस तरीके से आपको, अगर आपके पास टीआईपी का क्वेश्चन आता है, कैसे आपको डील करना चाहिए। आई होप टेक्निकल लैंग्वेज नहीं रही होगी और मैंने एक फ्लो के साथ आपको समझाया है कि कैसे उस चीज़ को डील करना चाहिए। जब भी आपके साथ पास एविडेंस का क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले क्या कीजिए, सेक्शन मीनिंग बताइए, सेक्शन बताइए, कहाँ रेलेवेंट होता है, फिर आप आ जाइए कौन कराएगा, कब कराएगा, कैसे कराएगा। कहाँ करानी ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत उसका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस में चले जाइए कि ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों कराते हैं, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है या नहीं, लास्ट में उसका कोरोबरेशन को कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करके और प्रोसेस बता के आप उसको एंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको डील करना होता है जब भी आपके साथ क्वेश्चन आए। तो ये आज का जो सेशन था हमारा टीआईपी पे था। ऐसे धीरे धीरे करके हम एक एक मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करेंगे, फिर एमसीक्यू भी डील करेंगे पॉइंट्स के साथ। तो मेरा आपको, मैं अभी एमसीक्यू नहीं ले पा रही हूँ, सॉरी उस चीज़ के लिए। उसका मेन रीज़न यही है कि मैं अच्छे एमसीक्यू बनाना चाह रही हूँ। अगर मान लो नॉर्मल एमसीक्यू जो कि सभी बुक्स में है तो वो तो आप वन लाइनर बना के कर ही लोगे ना, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ऐसे क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं उससे रिलेटेड और न्यू बीएनएस से रिलेटेड, तो इस चीज़ में टाइम लग रहा है, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। अगला जो हम सेशन लेंगे हो सकता है कि हम एलएबाई पे लें, ठीक है। तो उसके लिए एक बार आप टॉपिक पढ़ के रख लीजिए और आगे का हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।